मेरे यार काका, वो रूहानसू होकर कहने लगा, तुम्हारी चाची ने मेरा सारा सामान, सोना बनाने के सारे नुस्खे, हांडियाँ, बोतलें, सब कुछ मुझे बताए बगैर तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर दिया है। कुछ भी तो बाकी नहीं बचा। तुम तो जानते हो कि सोने की तैयारी में बस एक आध आंच की कसर रह गई थी। कल तो मैं ये भी सोच रहा था कि मुर्शद सरकार के पास जाकर उसे वापस कराऊं। वो मेरा बाजू दबाकर बकरी की तरह मिमियाते हुए फरियाद करने लगा, यार काका, मुझे तो इसे बीवी समझते हुए या कहते हुए भी डर लगता है। मेरी हंसी छूट गई, होंठ दबाकर बड़ी मुश्किल से जब्त की। कुछ कहने ही वाला था कि नीचे से चाची ऊपर चढ़ती हुई दिखाई दी। चाची ऊपर क्या चढ़ रही थी? एक क़यामत थी जो बामे बाला की जानब मुराजत कर रही थी। किसी ज़ोरा निगाह आईना बदन का वफूरे शौके दीदार में कोठे पे चढ़ना, और किसी जवाने राना का जुर्मे उल्फत व गैरत में सूली पे चढ़ना अपने अपने मुकाम पर बड़ा मज़ा देते हैं। चाची सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। हम दोनों पागलों के बस में होता तो हम दूसरी जानब किसी बावली में उतर जाते। मैं पसे दीवार था। ऊपर पहुंचकर चाची ने एड़ियाँ उठाकर मुझे देखा और बोली, अस्सलाम वालेकुम। ये सुबह सुबह चाचे भतीजे में क्या बातें हो रही हैं? फिर चाचा की जानिब मुखातिब होते हुए बोली, आप मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ें, अजान होने वाली है। मेरी जानिब देखते हुए कहा, कागा, तुम इधर आओ, नहा धोकर वज़ू करो और आज से तुम मेरे साथ नमाज़ पढ़ा करोगे। मुझे याद पड़ा कि चाची ने हमारे घर में भी मुझे काका कहने की बजाय कागा ही कहा था। चाची मुझे काका की बजाय कागा क्यों कहती है, मैं कुछ समझ ना पाया। नमाज तिलावत के दौरान भी चाची मुझे कागा ही कहकर मुखातिब होती रही। चाची की पहले कौन सी बात थी जो मेरी समझ में आई थी कि अब कागा वाली बात भी समझ में आती? पूछने की हिम्मत ना पड़ी। मैं सिर्फ इतनी बात जानता था कि कागा हिंदी का लफ्ज़ है और इसके मानी कव्वे के हैं। फारिग हुए तो चाची ने मुझे हस्बे हाल गुमसुम पाकर खुद ही गोया हुई, कागा, मैं तुम्हारे लिए चूरमा बनाती हूँ। आज और आइंदा तुम नाश्ता यहीं मेरे साथ किया करना। चूरमा? मैंने ज़ेरे लब दोहराया और पूछा, चाची ये चूरमा कैसा होता है? चाची मुझे चूमते हुए खुश खुश कहने लगी, कागा, एक चूरी होती है जो सोनी अपने महिवाल और हीर अपने रांझन के लिए अपने हाथों से बनाकर ले जाती थी। इस चूरी में घी, शक्कर और बाजरे की रोटी होती है, और चूरमा में घी, मलाई, शक्कर, तिल, छुहारे, पिस्ता, बादाम, चार मगज़, सौंफ, फूल मखाने और जौ का आटा होता है। मैं टुकर टुकर चाची के शाबी चेहरे और पुरस्रार आंखों की बसरी तलावत में मगन था। खुदा जाने वो क्या कह रही थी। फिर बोली, और हाँ, ये चूरमा मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से तैयार करूँगी। जवाब में मुझे कोई और बात तो ना सूझी। यूं ही बात चलाने की गर्ज से पूछ लिया, चाची तुम मुझे काका क्यों नहीं कहती, कागा क्यों कहती हो? क्या तुम्हें काका कहना अच्छा नहीं लगता? वो मुस्कुराई जैसे कपास का शगुफा चटका हो। धीरे से बोली, तुम सब के लिए काका हो मगर तुम मेरे लिए कागा हो। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं यूं ही उसे बिट बिट देखने लगा। इसीलिए तो नाश्ते में तुम्हें चूरमा शुरू करवा रही हूँ कि कागा चूरमा बड़े शौक से खाता है। अब हर रोज़ नाश्ते में चूरमा खाओगे तो फिर धीरे धीरे मेरी सब बातें खुद ही समझ जाओगे। मेरी अच्छी चाची, अभी सिर्फ कागा वाली बात समझा दो, बाकी और बातें मैं चूरमा खाकर समझ लिया करूँगा। मैंने खुशामद की। चाची ने आंखें बंद कर लीं और सिर्फ गोल आंख थोड़ी सी नीम हुआ थी, जैसे कुएं से बोल रही हो। बोली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर इंसान जो दुनिया में है वो किसी न किसी चौपाए, दोपाए, रेंगने वाले, तैरने वाले, उड़ने वाले जानवर की जबिल्लत पे पैदा हुआ है। जहाँ ये इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, वहीं अपनी मखसूस हैवानी जबिल्लत की बिना पे अफजल और असफल रुझानात का हामिल भी है। इंसान तमाम उम्र अपने इसी जबिल्ली तकाज़ों को के मुताबिक अमल पैरा रहने पे मजबूर है। इसकी ये अच्छी, बुरी, साद, नास, जबिल्ली खसलत इसकी सोच विचार, फ़ैसलों और रोज़मर्रा के दीगर अवामल पे असर अंदाज होती है। कोई शेर है तो कोई महज गीदड़, कोई लूमड़ की खसलत रखता है तो कोई हिरन की मानंद बोला बाला है, कोई शिकरा तो कोई कबूतर, बिल्कुल इसी तरह कोई मछली, मेंढक, गिद्ध, उल्लू और कोई बकरी की तरह बुज़दिल। मैं तो कव्वे यानी कागा में फंसा हुआ था। मैं अपने अंदर ही अंदर अपनी कोई कव्वे की आदत खसलत ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से चाची मुझे कागा कहती थी। चाची की बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि मैं बोल पड़ा, इसका मतलब है कि मैं कौवा हूँ? कौवा तो बड़ा ढीठ, धोखेबाज और नदीदा होता है।
चाची ज़रा गौर से देखो, तुम्हें मुझ में ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है? ये तो मेरे साथ बहुत ज़्यादती है, मैंने रूठते हुए मुंह सा बना लिया। कागा, मैं तुम्हें अभी कुछ बताना नहीं चाहती थी, ये सब चूरमे के बाद शुरू होना था। तुमने खुद ही मुझे बताने पे मजबूर किया और अब नाराज़ हो रहे हो। क्या ये मेरे साथ ज़्यादती नहीं है? ये सुनकर मैं बैठ गया और लेकिन मुंह बसोरे रहा। चाची अब कदरे संजीदा हो रही थी और कहने लगी, कौवे और कागा में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कौवा हग मूत मांस अनाज गंदा मंदा जो मिले पेट में उतार लेता है। यही कौवा नदीदा डीट और चक्करबाज होता है। कागा तो पी की खबर लाता है, ये अज़ल से अबद तक के तार हिलाता है। जानदारों में सबसे लंबी उम्र पाता है। इसने हाबील काबील वाले कत्ल के मामले में कब्र कुशाई का तरीका समझाया। नूह अलैहिस्सलाम की राहबरी की, खिज़र अलैहिस्सलाम की खबर ली, पारस रगेदा आब हयात चखा, कोई काफ पे उड़ान भरी, सैफुल मलूक में डुबकियाँ लगाईं। तन मन काला, ये मलंग दरवेश मुनाफिक नहीं होता। मेरे बाबा ने मुझे नसीहत की कि कागा कबूतर और कुत्ता जहाँ मिलें उन्हें जहाँ भी पाओ उन्हें तकरीम दो। अगर इनकी सिर्फ़ एक एक खूबी खसलत भी अपना लो तो तुम्हारे पाँव संगे पारस वफ़ा हया इसकी रज़ा अदा सब्र सादक तवक्ल तकवा कामल निगाह कीमिया। मैं गुस्ताखी करके दरमियान में बोल पड़ा, चाची मैं ये औखी औखी बातें नहीं समझ सकता, मैं जा रहा हूँ, मेरा सर दर्द करने लगा है। चाची ने शफकत भरा हाथ मेरे सर पे रख दिया। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे दर्द का फूर हो गया हो। उनकी कही हुई अदक अदक बातें भी अपने आसान तरीन मफहूम के साथ मुझे समझ में आ रही हों। कागा, आइंदा ऐसा मत कहना, यह बेअदबी है। हम बाबा जी के सामने ऐसा नहीं कर सकते थे। ये बाबा कौन होते हैं? मैंने नया शोशा छोड़ दिया। पहले कागा को तो समझ लो, फिर खुद बखुद ही पता चल जाएगा कि बाबा मुर्शद पीर या उस्ताद कौन होते हैं। हाँ, तो मैं बता रही थी कि हर इंसान किसी न किसी हैवानी जिबिल्लत पे होता है जो नज़र वाले मुकाबल को देखकर उसके जानवर को जान जाते हैं। वो फिर इसी निस्बत से इससे मज़ाकरात या मामलात करते हैं। वो समझाने के अंदाज को आसान तर करते हुए बताने लगी, अगर तुम्हें ये मालूम हो जाए कि तुम्हारे सामने एक सांप या बिच्छू बैठा हुआ है तो तुम यकीनन उसके आज़ार से खुद को महफूज बनाओगे। कागा, ठीक 2 दिन और एक पैर कम 40 बरस पीछे जब मैं 7 बरस की छोकरी थी, अपने माता पिता के साथ दुर्गा माई के मेले पे आई थी। भरतनाग अनंतनाग के पास एक छोटी सी बस्ती थी। बस 60-70 घर, 6-7 मुसलमानों और बाकी हम हिंदुओं के थे। हम ऊंची जात के पंडित ब्राह्मण। मेरे पिताजी बस्ती के मुखिया थे, मंदिर के पंडित प्रोत भी। जम्मू से 18 कोस पश्चिम की जानब परमपोत एक मुसलमान फ़कीर का स्थान था जो हमारी राह में पड़ाव था। हमारा परिवार एक बैलगाड़ी पर सवार था। पहाड़ी इलाकों में शाम उतरते ही अंधेरा छा जाता है। सर्दी या बारिश हो जाए तो धुंध भी गहरी चादर तान लेती है। हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। आड़े टेढ़े ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों पर सफ़र जारी रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। मैं तो मैया की गोद में तोशक में लिपटी सो रही थी। अचानक अंधेरे में बैल किसी चीज़ को देखकर बिदक गया। सरपट जो भागा तो आगे मोड़ पे सीधा गहरी खाई में गाड़ी समेत गिर गया। माताजी, पिताजी और गाड़ी वाला बैल समेत जलकर भस्म हो गए। मट्टी के तेल की लालटेन जो गाड़ी के घास फूस पे उलट गई थी। सुबह दिन चढ़े, जब सड़क पे आमदोरफ्त शुरू हुई तो लोगों को आधा जला हुआ बैल और 3 मनुष्यों की जली हुई हड्डियां मिली। ना किसी को खबर कि ये कौन लोग थे, कहाँ से आए और किधर जा रहे थे। जाए वकूअ से मुश्किल 3-4 फरलांग परे एक फ़कीर ने अपने बालके को हुक्म दिया कि फ़ौरन साड़ी बाड़ी के मोड़ पे जाओ, वहाँ चीड़ के झाड़ में एक कबूतरी उलझी पड़ी है, उसे हिफाजत से उतार लाओ। चाची यहाँ तक कहकर खामोश हो गई। मैं एक जामिदो साकत पुतले की तरह बगैर पलकें झपकाए उसे देख रहा था। पूरे वाक़े की फ़िल्म मेरे सामने चल रही थी, बल्कि ये तक महसूस हुआ कि मैं खुद भी उस बैलगाड़ी में सवार था। गिरते समय जैसे मैं खुद भी दरख्त के झाड़ में उलझ गया। जलते हुए बेबस जिंदा इंसान, इनकी आओ बका, बैल का डकराना, पत्थरों से सर फोड़ना, फिर हड्डियों और गाड़ी की लकड़ियों की तड़ाक चटाख, झाड़ जंकार के जलने की आवाज़, धुआं, सड़ांध, फिर खामोशी। मैंने ये भी देखा कि एक स्याहपोश नंगे सर नंगे पाँव बेखौफो ख़तर दरख्त पे चढ़कर उसने मुझे उतारा। मैं तकलीफ़ से रो रहा था क्योंकि मेरी बाईं आंख के पास किसी झाड़ी का कांटा घुसा हुआ था। मुझे वो दरवेश बड़ी हिफाजत से फ़कीर के डेरे तक लाया। फ़कीर ने फ़ौरन मुझे अपनी हिफाजत में ले लिया, आंख से कांटा खींचकर निकाला, उंगली से लाभ लगाकर मेरी आंख पे लगाया और दूध पिलाकर गुदड़ी पे डाल दिया। अचानक मेरी उंगली मेरी बाईं आंख के कन्ने पे चली गई और चाची ये देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, कागा
देखा, तुम भी वहाँ मौजूद थे। तुम्हारी इसी आंख में कांटा घुसा था। आगे बढ़कर चाची ने मेरी जख्मी आंख चूम ली। मुझे अजीब सी ठंडक और तस्कीन का एहसास हुआ। एक दो शदीद झटके से लगे, जैसे आंख के अंदर कोई हलचल, गड़बड़, कोई हरकत सी हो रही हो। और फिर हल्का सा दर्द उभरा। मैंने घबरा कर आंख पे हथेली रख दी। चाची ने मुंह से लाभ लगाकर मेरी कनपटी और आंखों के कोनों पे लगाया। 2-4 लम्हों बाद मैंने होले होले से आंख खोली। मेरे सामने एक कबूतरी और चाची दोनों बैठी हुई थी। बाएं में कबूतरी, दाएं में चाची। कभी दोनों आपस में गड़मड़ हो जाती। चाची, ये क्या, मैं क्या देख रहा हूँ? हाँ कागा, तुम ठीक देख रहे हो। मेरी काया का ये भी एक रूप है, बरबकी अशरफी कबूतरी। ये वहाँ तक परवाज़ कर सकती है जहाँ ये भी अशरफी की मानंद खरा चमकता हुआ दिखाई पड़े। चाची, कागा तो वहाँ तक परवाज़ नहीं कर सकता ना? कागा पूछो कि कहाँ तक परवाज़ नहीं कर सकता? कागा तो स्याहपोश दरवेश होता है। क्या क्या की चिंता इसे हर पल बेचैन और बेकरार रखती है। जिसे हम कहाँ कहाँ समझते हैं, वो क्या क्या और क्यों क्यों है, वो हर समय खोजता रहता है। ये मुअज़्ज़न अव्वल, इसे अज़ल और अबद का ज्ञान मिला है। इसने अलस्त, हस्त और मस्त का फ़लसफ़ा समझाया है। ये छीन और उचक लेता है, मांगता नहीं। ये घर दर का कायल नहीं, ये रंग रूप का चोला नहीं बदलता। कुत्ता कबूतर रंग संग बदले, मगर कागा का रागा कभी ना बदले। ये ज़ीरक दरवेश मरने के बाद भी दफन किया जाता है। कुत्ता रूड़ी, कबूतर शिकम और कागा गोर गोरा। वे काका। अम्मी की आवाज़ मुझे जैसे कोकाफ से वापस खींच लाई। सुबह का उजाला फैल चुका था। अम्मी हाथ के इशारे से मुझे बुला रही थी। चाची ने आगे बढ़कर सीढ़ियों पर जाकर अम्मी को सलाम किया और बताया कि कागा ने नमाज और तस्बीह मेरे साथ पढ़ी है। कल से इंशाअल्लाह कुरान भी पढ़ा करेगा। और हाँ, नाश्ता तो ये मेरे साथ ही किया करेगा। अम्मी को और क्या चाहिए था? वो तो यही चाहती थी कि मैं एक नेक दीनदार बच्चा बनूं और किसी तरह से मेरी आवारगियां, दोस्तियां और नाक में दम कर देने वाली शरारतें ख़त्म हों। इसके बावजूद अम्मी अपने खदशे का इज़हार करते हुए कहने लगी, बहन, अल्लाह आपको खुश रखे, जज़ाए खैर दे, मगर एक बात साफ साफ कह देना अपना फ़र्ज़ समझती हूँ। बाद में मुझे कोई अलामा ना देना। आप अभी इसे ठीक से जानती नहीं हैं। ये बड़ा शरारती, मक्कार और हरफों का बना हुआ शैतान है। इकलौता बच्चा है। हमारे बेजा लाड प्यार और दुलार ने इसका और भी बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। कुछ अरसे से इसे चोरी की आदत भी पड़ गई हुई है। इसे ज़्यादा मुंह ना लगाएं, आगे आपकी मर्ज़ी, जैसा मेरा वैसा तेरा। चाची ने हंसी में बात टालते हुए कहा, भाभी जी, इस उम्र में बच्चे ऐसे ही होते हैं। वो मुझे पिचकारते हुए बोली, आप बिल्कुल फ़िक्र न करें, ये बच्चा तो बहुत अच्छा और बला का ज़हीन है। इसे पढ़ने लिखने, इल्म सीखने का बहुत शौक़ है। आप इसे अल्लाह और मेरे सुपुर्द कर दें, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी ज़ुबान मुबारक बहन, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं तो हर वक्त अल्लाह से यही फरियाद करती रहती हूँ कि बुढ़ापे में दिया है तो बस तू ही इसका निगहबान है। तू ही इसे अपना नेक बंदा बना दे, अपने माँ बाप और ख़ानदान का नाम रोशन करने वाला कर दे। आमीन। ये कहकर अम्मी अपने सर पे दुपट्टा दुरुस्त करते हुए उधर अपने सहन में उतर गई। चाची ज़बरदस्ती मुझे अपनी कमर पर लाद कर वापसी तक दराज पे आ गई। मैं कसमसा कर सामने बैठ गया, नज़रें झुका कर बोला, चाची, तुमने अम्मी से सुन लिया कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ? और चाची, ये तुम्हारी बातें मैंने कभी किसी से नहीं सुनी। ये किस तरह की बातें हैं जिन्हें सुनकर मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं ही बातें कर रहा हूँ? ये सारी बातें, ये सब कुछ मेरे अंदर मौजूद हों। चाची, आपके पास ये सब कुछ कैसे आया, कहाँ से मिला? औरतें तो ऐसी बातें नहीं करती। मेरी अम्मी, मेरी दादी, नानी, मुमानी, गली मोहल्ले की औरतें, हज़ारों औरतों की मैंने बातें सुनी हैं। चुगलियाँ, बदगोइयाँ, कोसने, ताने, बेकार दुनिया भर की बातें। तुम्हारी ऐसी मनमोहनी, सोनी सोनी, दिलो दिमाग में खुशबू की तरह महकने वाली बातें इस दुनिया से परे किसी और जान की मालूम होती हैं। चाची दिलफरेब मलकूती सी मुस्कुराहट के साथ मेरी बातें सुन रही थी। फिर प्यार से मेरे फूले हुए गाल पे चिपट जमाते हुए कहा, ज़्यादा क्या क्या, क्यों क्यों, काहीं काहीं ना कर कागा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप बाबा जी मोहम्मद यहया खान साहब की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट्स करके बताएं कि हमारी ये काविश कैसी रही। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।